साथियों, सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ, जय समाजवाद। मैं राजेश प्रजापति, अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी विलय समाजवादी पार्टी। साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा यानी प्रजापति समाज में कुल कितनी पार्टियां अब तक बन चुकी हैं और उन पार्टियों का क्या एम है, लक्ष्य है, समाज को किस तरह से किस दिशा में ले जाने का, मैं आज उस पर चर्चा करना चाहूँगा। समाज में पहली पार्टी बनी लोकप्रिय पार्टी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयराम सिंह जय थे। लगभग 25-22 साल तक समाज में उन्होंने जम करके काम किया। जम करके क्या, कोई कैडर तो था नहीं उनके पास, बस ऐसे ही, चूँकि समाज में कुछ था नहीं, कोई राजनीतिक नेता नहीं था, न कोई पार्टी थी, सामाजिक संगठन ही बने हुए थे। अब राजनीतिक पार्टी एक लेकर के आना जयराम सिंह जय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। तो कुछ लोग समझे इस बात को कि भाई जब तक राजनीतिक अपना एक संगठन नहीं होगा तब तक समाज का विकास कतई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में समाज के कुछ जो थोड़े बहुत राजनीतिक व्यक्ति थे तो वो इन सब बातों को समझने का प्रयास किए कि नहीं, वाकई में अपनी भी एक राजनीतिक दल होना चाहिए, एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। तो भाई कुछ लोगों ने माननीय जयराम सिंह जय जी का हाथ पकड़ा। तो बस वही था, कैडर न होने की वजह से जो वोट बैंक तैयार किया जाता है वो उनके पास व्यवस्था नहीं हो पाई। उनके दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि हम कैडर गांव-गांव चला करके और समाज को एक झंडा दिखाएं, समाज को एक झंडा दें, उसकी कीमत लें। ये सब बात उनके दिमाग में नहीं आई। बस उनको ये लगा कि बस जैसे माननीय मुलायम सिंह जी निकले थे अपने समाज को जगाने के लिए, बस उसी तरह से मैं भी निकला हूँ, मेरा भी समाज जाग जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में इसके पहले भी अपने समाज के ही बहुत से जो थोड़े बहुत राजनीतिज्ञ थे वो समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी वगैरह में जुड़ चुके थे। तो बाकी जो बचे उन्हीं लोगों को लेकर के ये जोड़ने का काम किए। जगह जगह बैठकें की, कुछ ज़िलों तक पहुँचे, कुछ ज़िलों तक इनके साथ ही पहुँचे और इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे पार्टी का निर्माण किया। और कई सीटों पर, कई ज़िलों में कई सीटों पर इन्होंने चुनाव भी लड़ाए, लेकिन किसी चुनाव में सफलता नहीं मिली। चौथा, पाँचवां, छठवां, 10वां नंबर आता रहा। अब 20-25 साल कोई समाज हो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी एक मिशन पे नहीं लगा रह सकता। कुछ लोगों का मोह धीरे धीरे भंग होता गया, धीरे धीरे बड़ा शून्य पड़ने लगा। फिर एक पार्टी दूसरी बनी, उसका नाम था भारतीय समता समाज पार्टी। हम उसका वीडियो यहाँ पे स्क्रीन पे चला रहे हैं, आप इसको देखिए पहले। नमस्कार, मैं अभिषेक यादव और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय समता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमानंद चतुर्वेदी जी। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है। सर, आपकी पार्टी की शुरुआत कब हुई और उसकी एजेंडा क्या है? हम भारतीय समता समाज पार्टी की शुरुआत 2008 में हुई और इसके पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पांडे थे, उसके बाद डॉक्टर खान, और जुलाई 13 में मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। एक रविकांत प्रजापति जी हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम अभी आपने वीडियो में देखा कि भारतीय समता समाज पार्टी, उसका नाम रखा था उन्होंने। और इसके जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो डॉक्टर पांडे जी थे। कोई पंडित समाज से थे या बिहार के प्रजापति ही थे, जो बिहार के लोग चूँकि पंडित लिखते हैं। उसके बाद भाई डॉक्टर पांडे जी को रविकांत जी ने किसी कारणवश हटाया या वे हटे, इस पर बहस की बात नहीं है। उसके बाद दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर खान। फिर जो है कुछ दिन तक डॉक्टर खान ने चलाई भारतीय समता समाज पार्टी को। उसके बाद एक फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, उनका नाम था परमानंद चतुर्वेदी जी, जो अभी वीडियो में बोल रहे थे, स्टेटमेंट अपना पत्रकार को दे रहे थे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। फिर कुछ दिन बाद
भाई देखिए, ये जिस तरीके से अभी यहाँ वक्तव्य दे रहे थे, मुझे लगता है कुछ अंदर से दुखी थे, इसलिए भारतीय समता समाज पार्टी के पूरे पोल को मीडिया के सामने या अपने पूर्ववत पदाधिकारियों के समक्ष खोल करके रख देना चाहते थे। गुस्सा साफ साफ इनके शब्दों में झलक भी रहा था, एक पीड़ा झलक रही थी कि पहले ये थे, बाद में ये हो गए, फिर इनको बनाया गया, फिर हमको बनाया गया। तो इस तरीके का एक क्रम बता रहे हैं, नहीं तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं थी। भाई नए कार्यकर्ता जुड़ते रहते और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जिनको बता दिया था वो उसको मान लेते। कौन इतिहास देखने जाता है किसी का बहुत विशेष कि पहले किसने बनाया था, फिर किसने बनाया था। हाँ, जो पूछते उनको समझा दिया जाता, भाई कोई भी हो, बना है तो पार्टी अपनी चल रही है। उसके बाद ये जब इस्तीफ़ा दिए हैं, जो वीडियो में भी बोल रहे थे, तब ये बलिया के एक फौजी साहब हैं, सतीश चंद्र फौजी, इनको इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और इनके अंदर एक ऐसी भावना थी कि ये कहते थे कि फौजी नाम ही काफ़ी है, यानी पार्टी के विषय में, पार्टी की नीतियों को, पार्टी के सिद्धांतों को, पार्टी के कार्य शैलियों को, पार्टी के लक्ष्य को, परिणामों को, किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा, ये सब सवाल मत करिए सतीश चंद्र फौजी जी से। वो बोलते थे फौजी नाम ही काफ़ी है, यानी फौजी के प्रति जो भारतीय नागरिकों का सम्मान है, उनको लगता था ये पूर्ण रूप से हमें प्राप्त है, फौजी नाम ही काफ़ी है। और लाइसेंसी बंदूक वगैरह ले करके थोड़ा अपना भाई पोजीशन वगैरह बना लिया करते थे। उसके बाद इन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए मोहिंदर प्रजापति जी। तो क्या आपको ये क्रम देख करके ये लगता है कि मोहिंदर प्रजापति जी आखिरी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे इस पार्टी के? मुझे तो नहीं लगता। मेरा जो राजनीतिक अनुभव है वो यही कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन मोहिंदर प्रजापति जी की त्रुटियां लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि ये नियुक्त किए हुए लोग हैं। मैं आपको एक चीज़ बहुत विशेष रूप से बताना चाहूँगा, बहुत से अनुभवी इस पर बहस करते हैं, मैं बहस की बात पर नहीं जाना चाहता। भाई देखिए, चुनना और बनना दोनों में अंतर होता है। आप यदि चुने जाएंगे तो जिस तरीके से चुने जाएंगे, जो क्राइटेरिया अपनाई जाएगी, जो उसके तरीके अपनाए जाएंगे चुनने का, कि भाई इतने मेंबर बैठक होगी, इतने मेंबर लोगों की में कितने लोगों की सहमति किसी के नाम के प्रति बनती है, तो ज़्यादा जब किसी के नाम के प्रति ज़्यादा सहमति बनेगी तो उसे अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसी तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि उसी तरह की बैठक करके आपको उस पद से हटा भी दिया जा सकता है। तो चुनना और स्वयं से बनना, ये अंतर होता है। अब देखिए, भारतीय समता समाज पार्टी का पूरा इतिहास देख लीजिए। पहले बनाई तो डॉक्टर रविकांत प्रजापति जी ने, खूब ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर रविकांत प्रजापति जी ने भारतीय समता समाज पार्टी का निर्माण किया और पहली नियुक्ति उन्होंने डॉक्टर पांडे जी के नाम से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की। अब चाहे रविकांत जी ने हटाया हो, चाहे डॉक्टर पांडे जी खुद नाराज होके गए हों, उसके बाद फिर डॉक्टर खान को बनाया गया। डॉक्टर खान के बाद प्रेमानंद चतुर्वेदी, उसके बाद सतीश चंद्र फौजी। अब यहाँ तक को आप सफ़र देख लीजिए कि ये लोग नियुक्त किए गए, इसलिए हटाए गए। जबकि सीधे सीधे यदि रविकांत जी को भी हटाने की कोई इनके पास व्यवस्था होती तो हटा करके उनको एक व्यक्ति स्थायित्व रूप से हमेशा के लिए भारतीय समता समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता था। लेकिन ये बात किसी के दिमाग में नहीं आई। लोग नियुक्त होते गए और पदच्युत भी होते गए। ये सिलसिला लगातार राष्ट्रीय अध्यक्षों का क्रम बदलता जा रहा है। मेरा इसमें एक कहना ये है कि अगर आपको भी वहाँ तक दिखाई दे रहा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, तो बस ये समझिए कि अगर मेरी भावना अगर डॉक्टर पांडे जी के साथ जुड़ चुकी है, तो जिस दिन
डॉक्टर पांडे जी को हटाया जाएगा उस दिन मुझे कष्ट होगा। मैं दूसरे नियुक्त किए गए डॉक्टर खान को अपना वो महत्वपूर्ण नेता नहीं मानूंगा, इसलिए मैं पांडे जी के पीछे मैं चला जाऊंगा। वही होता रहा। आज आप देखेंगे कि सतीश चंद्र फौजी को जो महत्व देते थे, जो उन्हें मानते थे, आज उनके वहाँ से हटने के बाद वो लोग सतीश चंद्र फौजी के साथ जाकर के जुड़ गए हैं। और सतीश चंद्र फौजी, मैं ये बहुत ही मुझे शर्म आती है कि ये इतना कमज़ोर मानसिकता भरा हमारा समाज है कि अच्छे अच्छे पेशेवर लोग जो नौकरी पेशा में हैं, जो फौज में रहते हैं, ऐसे लोगों का दिमाग इतना देर में काम क्यों करता है कि इतने दिन तक भारतीय समता समाज पार्टी के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बड़ा सीना फुला फुला करके लोगों से कहते रहे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय समता समाज पार्टी का, फौजी नाम ही काफ़ी है। चलते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो लग जाता था लेबल उनकी गाड़ी पर, झंडा लग जाता था, कोई पोस्टर बनता था, वहाँ एक कोने में हाथ जोड़ा हुआ इस तरह से क्रॉस फोटो उनका लगता था, नीचे लिखा रहता था राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र फौजी। लेकिन ये बात उनके दिमाग में कैसे मिस कर गई, सोच के देखिए कैसे मिस कर गई कि मैं एक नियुक्त किया हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जब कोई चाहेगा, जो नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है, जिसने हमको नियुक्त किया है, वो किसी भी दिन मुझे इस पद से हटा सकता है। भाई जंगल में जब आग लगती है तो चूहे अपना इंतजाम कर लेते हैं। विदुर जी ने मात्र एक इशारा युधिष्ठिर जी को किया था। अब युधिष्ठिर जी इस विदुर द्वारा कहे गए इस वाक्य का इस तरह से पीछा किया कि चाचा कोई काका यूं ही कोई बात नहीं बोलते हैं। उन्होंने मंथन किया अपने भाइयों के साथ बैठ करके, काका ने यह बात कही क्यों कि जंगल में जब आग लगती है चूहे अपना इंतजाम कर लेते हैं। तो वे ये कहना चाहते थे कि बेटा जब कोई घटना आनी हो तो उसका एक आशंका, उसके विषय में सोचो और पहले से एक तैयारी कर लो। तो साहब सतीश चंद्र फौजी जी हों, चाहे डॉक्टर खान जी हों, चाहे डॉक्टर पांडे जी हों, चाहे ये प्रेमानंद चतुर्वेदी जी हों, इन सबको यह बात समझने में कितना दिन लग गया। ये है मानसिकता ऐसे लोगों की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सुशोभित होना चाहते हैं। आज भी मोहिंदर प्रजापति जी इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं। क्या उनका मस्तिष्क जड़वत है कि पा गए हैं एक वो विरासत में जो उनसे हटेगा नहीं, छूटेगा नहीं? दिमाग लगाना चाहिए। दिमाग लगा करके अगर किसी के द्वारा नियुक्त किया हुआ अगर पद मुझे मिलता है तो मैं उस पद को नहीं स्वीकार करूंगा। मैं उस पद को पाने के लिए स्वयं का कोई निर्माण करूंगा और उस संगठन का, उस राजनीतिक दल का, उस राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। ये बात नहीं समझ में आ रही है। चलिए, जब ये तमाम चीज़ें, जब ये लोग इस तरह का खेल आपस में खेल रहे थे, बच्चों जैसा खेल खेल रहे थे, जैसे कहते चोर सिपाही बच्चे खेलते हैं ना, उस तरह के ये सब खेल खेले जा रहे थे अपने समाज में राजनीतिक पार्टी को लेकर के। ऐसी स्थिति में हमने जब देखा 22-25 साल हो गए, लोकप्रिय पार्टी बनी समाज की, जयराम सिंह जय ने बनाई। जयराम सिंह जय ने अपने नाम के न आगे न पीछे न बीच में कहीं प्रजापति लिखा ही नहीं। जब प्रजापति ने अपने लिए प्रजापति का दर्शन उस नाम में नहीं पाया तो उनके साथ जुड़ा नहीं पूरा। वैसे भी संतराम बीए जी द्वारा लागू किया जाति तोड़क मंडल, इसको लेकर के जयराम सिंह जय ने अपने पार्टी का निर्माण करना शुरू किया था कि सभी जाति को लेकर जोड़ना शुरू किए। भाई आपको सीखना चाहिए ना कि जब माननीय मुलायम सिंह जी निकले तो सबसे पहले वे अपनी जाति में गए। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि जब तक मेरा अपना भाई, अपना खानदान, अपना खून, अपना वंश, अपनी जाति हमारे आगे पीछे लग करके हमारी ताकत नहीं बनेगी तो ये मौर्य, ये विश्वकर्मा, ये प्रजापति,
ये फलाना ये ठिकाना हमारे साथ ताकत लगाने नहीं आएगा। यही चीज़ कांसीराम साहब ने देखा। भाई देखिए, सभी जातियां फ्री थीं, कांसीराम साहब हों चाहे माननीय मुलायम सिंह जी हों, सब ने ये जानते थे सब लोग कि सभी जातियों के पास आज कोई लीडर नहीं है, अगर हम इनका थोड़ा सा भी नेतृत्व कर देंगे तो हमारे साथ हो जाएंगी। तो यादवों का नेतृत्व करने के बाद दूसरी जातियों का नेतृत्व करना आसान हो गया माननीय मुलायम सिंह जी के लिए। वही कार्य कांसीराम साहब के लिए आसान हो गया। और आप देखिए, दोनों लोग 4-4 बार सत्ता उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी, सत्ता की कुर्सी पर बैठे विराजमान हुए। बाद में धीरे धीरे राजनीतिज्ञ हर बिरादरी में पनपने लगे, अपनी अपनी जातियों का वोट बैंक वहाँ से खसकाने लगे, तब जाकर के कुछ पार्टियां कमज़ोर पड़ी। अब प्रजापति समाज में फिर आते हैं तो एक पार्टी फिर जब देखा ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब सर्वश्रेष्ठ दल की स्थापना की गई। सर्वश्रेष्ठ दल के पास एक कैडर था, उस कैडर के माध्यम से अगर मेरा एक भी साथी अगर इस बात को कह दे कि मैं यहाँ गलत बता रहा हूँ, या गांव का कोई व्यक्ति बता देगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो हमसे बताइएगा। हमारे साथी गांव में जाते थे, एक व्यक्ति का नाम पूछ करके जाते थे, पता लगा के जाते थे कौन सा सम्मानित व्यक्ति है, कौन सा मिलनसार व्यक्ति है, उसके नाम से जाते थे और उनके यहाँ रुकते थे। उनसे कहते थे बाबूजी समाज के विकास की कुछ चर्चा करनी है। घर घर से बुला के ले आते थे, 2-2 3-3 बार बुला के लाते थे, बैठाते थे और बाकायदे जो है एक कैडर के माध्यम से समाज को एक झंडा, एक पहचान, एक संगठन और एक नेतृत्वकर्ता के विषय में पूरी बात बताते थे। किस तरह से पार्टी चलेगी, किस तरह से पार्टी नहीं चलेगी, क्या क्या कर देंगे कि तो पार्टी रन करने लगेगी, ये सारी बातें समाज में 1-1.5 घंटे के कैडर पे बोर्ड को टांग करके विधिवत बताते थे। और समझ लीजिए, जो गांव में अंतिम गांव प्रजापति का जो अंतिम घर होता था, उस घर से बुला करके सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी ने काम किया है। और 64 जिलों में 64 जिलों के लोगों ने एक दूसरे जिले में जाने की हरी झंडी दी है। वो हरी झंडी क्या थी? उन्होंने अपने जेब से 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, हज़ार रुपए दिए हैं कि आप बढ़िए आगे, मैं आपके साथ हूँ। कुछ विरोधी भी थे, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने समर्थन कर दिया, सभी लोगों ने सहयोग कर दिया। पहले तो आपके साथ भीड़ आएगी, गरीब आएगा। जब गरीब वोटर आपके साथ जुड़ जाएगा, तब ये टाई कोट पहनने वाले आके जुड़ेंगे। लेकिन हमारे समाज में इतने चालाक लोग हैं, जो ऑफिशियल वर्क करता है, जो टाई कोट पहनता है, जो थोड़ा बढ़िया साफ कपड़े पहनता है, जो 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से चलता है, वे ये सब सोचते हैं कि मैं तो बहुत गांव वालों को तुरंत प्रभावित कर लूँगा। गांव वाले तो हमारा ये कपड़ा देखते ही सलाम करने के लिए खड़े हो जाएंगे, नमस्ते करने के लिए खड़े हो जाएंगे, आवभगत करने के लिए खड़े हो जाएंगे। और फूल करके इतने में ये लोग कुप्पा हो जा रहे हैं। इसलिए ये लोग गांव के उस घर पे, अंतिम घर पे नहीं पहुंचने का काम कर रहे हैं, केवल वहां जाके काम कर रहे हैं। जो आदमी जैसे फलाने लाल जी हैं, गांव के प्रधान जी हैं, ये फलाने जी वकील साहब हैं, ये फलाने जी डॉक्टर साहब हैं, ये फलाने जी फला LIC एजेंट हैं, ये फलाने जी वो करते हैं, ये दरोगा हैं, ये पुलिस हैं, ऐसे लोगों से जाके संपर्क करके सोचते हैं मैं एक राजनीतिक पार्टी खड़ा कर लूँगा। ऐसा असंभव है। देखिए, आपके पास वोट बैंक होना चाहिए और वोट बैंक को बनाने का तरीका होना चाहिए। बगैर वोट बैंक के आप चुनाव लड़ लेंगे, ये तो असंभव है, सोचते रहिए। उसके बाद समाज में सर्वश्रेष्ठ दल ने जब ये काम शुरू किया, 64 जिलों में बाकायदे काम हुआ, तो कुछ लोग पनपे। उन लोगों ने देखा कि अरे यार, ये तो हमारी काबिलियत पे सवार हो जाएगा, तो उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। चोर है पार्टी, लुटेरी है, गांव-गांव जाके लोगों को छल रही है, हैं। तो भैया उन्होंने कहा, कई जगह लिखा कि भाई समाज बेहोश तो था नहीं कि हम उसको डरा के धमका के, और एक गांव में डराते, दूसरे गांव में थोड़ी डराने पाएंगे। क्यों? अगर इतना डरा करके काम किया जा सकता था, अब तक प्रजापति समाज को मैं खड़ा कर चुका होता। अगर डर से लोग मेरी गुलामी को या मेरी पार्टी की विचारधारा से जुड़ते, तो डरा के अब तक जोड़ लिया होता। और अगर ये आसान है तो आप लोग करिए। रास्ते से मैं हट गया, मैंने समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी को ले जाकर विलय करके अपनी पार्टी को ही समाप्त कर दिया।
ताकि आप लोग स्वतंत्र होकर काम करें। भाई हम चोर थे, लुटेरे थे, सर्वोच्च दल पार्टी चोर थी, लुटेरी थी। अब आप लोग देखिए अपने घर से कितना पैसा लगा करके इस राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं। उसके बाद फिर पार्टी बनी, एक पार्टी बनी, पहले तो भागीदारी आंदोलन मंच बनाया ये ओम प्रकाश राजभर जी ने, बहुत अच्छे व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर जी हैं, आपको पता होगा। शुरुआत में हमको बुलाया, राजेश जी आइए, एक प्रकरण पे चर्चा करनी है। मैं गया तो काफ़ी लंबी चौड़ी भाई बातें की उन्होंने। उसके बाद कहे बीजेपी में अब हमारी राजनाथ सिंह जी से बातचीत चल रही, हम जा रहे हैं बीजेपी में, आपको भी चलना हो तो बताइए। हाँ भाई चलना है तो ठीक, हम कहीं वार्ता नहीं करेंगे। हाँ भाई ठीक है, हम एकदम तैयार रहेंगे। उसके बाद भैया एक उपचुनाव पड़ा, हमसे उन्होंने कहा आइए। पहले तो आदमी कोई काम अगर कहता भी है करने के लिए, अगर कहीं आपको लाभ देना, पहले अपने लाभ लेना चाहता है, तो अपने लाभ के चक्कर में उपचुनाव में कहें हमारा साथ दीजिए, अपनी टीमों को भेजिए। अब भाई टीमें इतनी हमारी जो है सक्रिय नहीं थी, वो गांव-गांव जाके कैडर करती थी, किसी तरह से मौका मिलता था कि घर का अपना कुछ काम करती थी, कोई शादी विवाह अटेंड करता था, उसके बाद फिर जाता था। तो भैया हम उस समय लगन बहुत तेज था, उधर इनका उपचुनाव चालू हो गया तो बुलाए, हम भेज नहीं पाए, बस बदला शुरू इनका हो गया। अब इन्होंने एक आदमी को पकड़ करके एक भागीदारी आंदोलन मंच बना दिया। यानी कुल मिलाकर के एक चेहरा इनको चाहिए अपने समाज का वोट बैंक प्लस करने के लिए। तो भागीदारी आंदोलन के बाद फिर इन्होंने तिकड़म बनाया, उपेक्षित समाज पार्टी बनाई, फिर उसके बाद भागीदारी पार्टी पी बनाया। अब बताइए, ये भी अपने आप को वकील साहब बताते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बताते हैं वकील। अब इनका भी दिमाग देख लीजिए, 4 साल बाद इनकी समझ में आया कि मुझे एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। थोड़ा सा जिस तरह से मैंने उनको चुनाव में साथ नहीं दिया ना, तो वो तुरंत एक दूसरा चेहरा प्रजापति का पकड़ लिए, मेरा छोड़ दिए। उसी तरह से जरा ये प्रेमचंद प्रजापति जी थोड़ा सा इस तरह कोई कार्य करके देखें, इनका भी चेहरा छोड़ करके दूसरा प्रजापति पकड़ लेंगे। क्योंकि ऐसे जो नेता होते हैं ना, वो स्वयं को आगे उठाना चाहते हैं, आपको नहीं, समाज को नहीं। अब यहीं पे बात कर लें ओम प्रकाश राजभर जी की, बहुत पिछड़ी दलित के बहुत मसीहा बना फिर रहे हैं। अभी जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, जिसमें वो निषाद पार्टी के संजय निषाद जी के लड़के योगी जी के जो है मुकाबले वहाँ चुनाव लड़ रहे थे गोरखपुर में, तो रालोद पार्टी, बसपा, सपा और भी छोटी छोटी कई पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां सब लपट करके जो है मिल करके वो डॉक्टर संजय जी के लड़के को वहाँ से सांसद बनाने में अपनी जो है भूमिका निभाई। उस समय ओम प्रकाश राजभर जी ने उनका साथ नहीं दिया। क्या ये पिछड़ी जाति में नहीं आते हैं, अपने आप को पिछड़ी जात का बताने वाले, तो क्यों नहीं उनका साथ दिए? अगर ये चाहते थे बीजेपी को आज जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैं देखिए इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आप लोग का दिमाग वहाँ पर खींचना चाहता हूँ कि ये लोग अगर समाज का हित चाहते तो उसमें जिस तरह से अखिलेश जी ने वहाँ पे सबको मिला करके इन संजय निषाद जी के लड़के को चुनाव लड़ाया, वे वहाँ से सांसद बन गए। आज संजय निषाद जी समाजवादी पार्टी से अपनी दूरी किनारा खींच ली है, जीत के भाग गए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में। तो बताइए किस तरह से समाज हमारा आगे बढ़ेगा? अभी इन्होंने भागीदारी पार्टी पी बनाई, तो एक चुनीलाल आरटीओ साहब हैं, ज़िंदगी भर जो है अपने भाई नौकरी सेवा काल किए, सरकारी नौकरी में रहे, अच्छे पद पे रहे, समाज में एक अच्छे चेहरे रहे, अच्छे इनके वज़न माने जाते थे। ये भी जो है आए, जब रिटायर हुए तब फटाका जो है इन्होंने एक पार्टी बनाई, भागीदारी पी। अब बताइए ये भी समाज को खींचेंगे। फिर इसके बाद फौजी साहब जो हटाए गए भारतीय समता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, उन्होंने एक समझदार पार्टी बना ली। फिर एक राजेंद्र जी हैं इटावा से, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष थे। उस समय हमने जब अपनी पार्टी में कहा तो तरह तरह की बात यही सब बताते थे, अरे समाज में इतनी पार्टियां बनी हैं, आपने भी पार्टी बनाई, उसी का साथ दिए होते तो कितना आगे जाती। बड़ा अच्छा लेक्चर दे रहे थे हमको। तो कहा ना ये प्रेमचंद जी की पार्टी बनी है, उसमें क्यों नहीं साथ देते, क्यों अपनी बना लिए वो? अरे समझदार बनाए हैं पार्टी फौजी साहब, उनके हम चले जाएँ साथ दें। ये फौजी साहब भी दूसरी पार्टी को बहुत ख़राब करते थे। क्यों बना रहे हैं लोग भाई? क्यों? क्योंकि ये समाज का हित नहीं चाहते, ये अपना हित चाहते हैं, अपना स्वयं का, कि बस हमको किसी तरह से मंत्री का पद मिल जाए, विधायक मिल जाए। हम आपको बता दें, मैं कहीं पे मंत्री विधायक बनने की बात अपने आप को नहीं रखा हूँ। मैं केवल जुड़ करके, जिस तरह से अखिलेश जी की भावना है कि हमारी पिछड़ी और दलित जातियाँ सुरक्षित रहें, सवर्णों के शोषण का शिकार न हों, उस लिए काम कर रहे हैं। वो बहन जी से उन्होंने गठबंधन किया,
किस लिए? कि ताकि सवर्णों से ये हमारे पिछड़ी और दलित समाज सुरक्षित रहे। इसलिए बहन जी से जा कर के गठबंधन की बात कही अखिलेश जी ने। तो बहन जी ने क्या कहा? बहन जी ने कहा अगर हमको सम्मानजनक सीट आप दोगे तो मैं आपके साथ गठबंधन करूंगी। तो 2 सीट ज़्यादा ली बहन जी। और अखिलेश जी कोई राजनीति में 1 सीट छोड़ता नहीं है, लेकिन अखिलेश जी ने केवल पिछड़ी दलित जातियों को सुरक्षित रखने के लिए, सवर्णों के जुर्म का शिकार न होने के लिए, इनसे बचने के लिए, वो पुराना ज़माना जो आज के 70-80 साल पहले समाज में था वो वापस न आने पाए, उसके लिए उन्होंने 2 सीट ज़्यादा दे करके भी अपना एक पायदान, अपनी एक जो है जिसको कहते हैं वरिष्ठता को एक पायदान नीचे रखा। वो भी चाहते तो वो भी वहाँ जिद कर सकते थे, क्यों आपको ज़्यादा दे दूँ, क्या मैं आपसे किसी मामले में कम? लेकिन नहीं, अखिलेश जी अपने आप को वरिष्ठ नहीं बनाना चाहते थे, अपने आप को सुपर नहीं बनाना चाहते थे। वे चाहते थे सिर्फ पिछड़ी और दलित जातियों का हित, इसलिए 2 सीट ज़्यादा दिया उन्होंने। और पूरी तरह से लग करके माननीय अखिलेश यादव जी ने बसपा के साथ चुनाव लड़ा और बसपा के जितने प्रत्याशी थे अपना पूरा का पूरा वोट उनको दिलाया। और बहन जी ने क्या किया? बहन जी ने अंदरूनी चाल चल दी कि इसके यादवों को आप लोग को वोट नहीं देना है, किसी और को देना है, इनको नहीं देना है, क्योंकि अगर ये हमारे समकक्षी में अगर मजबूत होगा तो हमारा ही मुकाबला करेगा। भैया ये भावना लेकर के बहन जी इनके माननीय अखिलेश जी के साथ आई। और देख लीजिए अखिलेश जी ने कितनी सीट निकाली और इन्होंने कितनी निकाली, इन्होंने ज़्यादा निकाल लिया। अब फूले नहीं समाई बहन जी। तो अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी ने समय का थोड़ा इंतज़ार किया और आज वो दिन आया है, पूरी बसपा की लाबी साफ है पीछे से, सब आकर के माननीय अखिलेश जी के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि अखिलेश जी की भावनाओं को वो बसपाई जानते थे कि ये जो माननीय अखिलेश जी हैं ये पिछड़ी और दलित जातियों का सिर्फ हित चाहते हैं। अपना हित अगर ये चाहते तो उस समय बहन जी से 2 सीट नीचे रह करके उनसे थोड़ा छोटा अपने आप को बना करके राजनीति में प्रस्तुत नहीं करते। फिलहाल ये चीज़ें हैं तो उस अपने समाज के लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आती बात। कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा? सतीश चंद्र फौजी मुख्यमंत्री बन जाएंगे कि प्रेमचंद प्रजापति जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे कि वो राजेंद्र जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे कि महेंद्र जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे कि चुन्नी लाल जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मुख्यमंत्री तो मैं भी नहीं बनता, न कभी हमने बात की है। हमने तो ये कहा है हमेशा कि अगर हम 5-10 हज़ार लोग भी एक झंडे के नीचे अगर इकट्ठा रहेंगे तो किसी भी सरकार में अपनी हिस्सेदारी को तय कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये लोग तो सीधा मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। अब ओम प्रकाश जी का देखिए, इनका मिशन है कि भैया संजय जी आप भी आ जाओ, संजय निषाद जी से कह रहे हैं आप भी आ जाओ, आपको भी मुख्यमंत्री बना देंगे 1 साल के लिए। 1 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा को बना देंगे, 1 साल के लिए अपने बन जाएंगे, 1 साल के लिए किसी और को बना देंगे। यानी 5 साल का ये जो कार्यकाल होगा 3-3 महीने 6-6 महीने, जितने लोग ज़्यादा लोग जाएंगे इनके पास 3-3 महीने 6-6 महीने के मुख्यमंत्री बना देंगे। और ये बात उन्होंने बीजेपी में रहते हुए कह भी दिया है कि हर समाज के लोगों को मुख्यमंत्री होना चाहिए। अरे जो चीज़ संभव है वो कहिए। आप कहिए कि भैया मुख्यमंत्री एक हो चलेगा, लेकिन हर समाज का 1-2-4 मंत्री होने चाहिए। हर समाज के व्यक्ति को एक विभाग मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं दिमाग में आ रही हैं। मुख्यमंत्री ये सीधा बना रहे हैं भैया, कुर्सी एक है, मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10-12 लोग हैं वो लोग की है, बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां बनाई हैं वो लोग की भी है, और जो बड़ी पार्टियां हो तो मान लीजिए है ही हैं। अब एक आपको कहानी सुना दूं। इसी तरह से 2-4 छोटे दोस्त थे स्कूल में, बड़ा बहसी बहसा करते थे। और जानते ही हैं दोस्त जब बहसी बहसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा समझदार बनने के सभी जो है अपने को दम भरते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा समझदार हैं। वो कहता है हम तुमसे ज़्यादा समझदार हैं। यानी बातों में उनकी भावनाएं सिर्फ यही झलकती हैं कि हम तुमसे ज़्यादा समझदार हैं। तो इसी तरह से भैया एक महाशय जी थे, वो एक दिन लिख रहे थे और लिखते लिखते उनसे एक ठो यार कविता लिखा गई। अब वो कविता को पढ़े, कहे अरे यार मैं कविता लिख सकता हूँ, वाह। अपने आप को उन्होंने खूब शाबाशी दी, पीठ थपथपाया, दिमागी रूप से काफ़ी तारीफ की। यार मैं कविता लिख सकता हूँ, वाह क्या बात है यार। हाँ, ये कविता अगर मैं अपने दोस्तों को सुनाऊंगा तो उनके तो मुंह चोखे हो जाएंगे, वो तो जान जाएंगे कि ये सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति है, तो कवि बन सकता है यार।
अब वो भैया वो कविता को लिखे और उसको खूब फेयर किए और ले जा कर के दोस्तों में सुनाया। अब कुछ दोस्त क्या, कुछ ऐसे भी अपने रिश्तेदार आपके भी होंगे, आपने देखा होगा, वो तारीफ कर देते हैं, वाह यार तुमने बहुत अच्छा लिखा यार। अब इतना कहते ही ये एकदम पूरा फूल करके उड़ने लगे। आए दूसरे दिन बैठे दूसरी कविता लिखने का प्रयास किया, वो लिखा ही नहीं गया इनसे। फिर उन्होंने क्या किया कि अरे यार, फिर 1 महीने रुक करके दिमाग लगाते थे, यार मैं जो 4 लाइन की कविता लिखा था वो तो हमारे दोस्तों ने बड़ी तारीफ़ की, अब मैं कुछ ऐसा बड़ा काम करूं कि यार कि और भी तारीफ़ हो, और भी रिश्तेदारियों में मेरी बात फैले कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूं, मैं बहुत बड़ा दिमाग वाला हूं। तो उन्होंने क्या किया, एक दिमाग लगाया, उन्होंने लिखा एक महाराणा प्रताप पर पुस्तक। वाह, बड़ी मोटी पुस्तक लिख दिया उन्होंने। लिखने के बाद उसको रोजे जो है पन्ना पलट करके उसको संवारते रहते थे लेखक। महाराणा शीर्षक महाराणा प्रताप, हाँ, लेखक फलाने लाल अपना नाम लिखते थे वो, और लिख करके उसको रोज निहारते थे। गजब यार, मैं इतनी मोटी पुस्तक लिख रहा हूँ। इतनी मोटी पुस्तक उन्होंने लिखी। अब उनके दिमाग में आया कि अगर मैं इसका जो है भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर अगर इसका मैं विमोचन करवाऊँ डीएम साहब से, एसपी साहब से, विधायक साहब से, सांसद साहब से, तो मेरा बड़ा एरिया में नाम होगा और लोग भी जान जाएंगे मैं बहुत समझदार हूँ, मैं एक कवि हूँ, मैं एक लेखक हूँ। भैया उन्होंने पुस्तक को तैयार कर लिया पूरी तरह से, और भैया एक दिन जो है उन्होंने कार्यक्रम रखा एक मैदान में। डीएम साहब के यहाँ गए, बोले कि जिलाधिकारी महोदय, हमने फला मैदान में एक कार्यक्रम रखी है, हमने एक पुस्तक लिखी है महाराणा प्रताप पे, और आप अगर आते तो उस पुस्तक का विमोचन कर देते तो मीडिया के सामने थोड़ा सा इस पुस्तक का नाम हो जाता, पुस्तक बिकने लगती। तो डीएम साहब ने कहा चलिए भाई बिल्कुल आएंगे, हाँ, थोड़ा यही किसी कार्य में अगर हम फंसे न रहे तो निश्चित हम आपके प्रोग्राम में आएंगे। तीनों शंका हुआ कि पता नहीं डीएम साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, व्यस्तता हो सकती है न आएँ। चलें एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब के यहाँ गए। उन्होंने कहा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं एक पुस्तक लिखा हूँ महाराणा प्रताप पर, और मैं इस मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम रख रहा हूँ, अगर आप आ जाते तो उस पुस्तक का विमोचन कर देते तो पूरा नाम हो जाता, इस पुस्तक को एक बल मिलता और पुस्तक जो है मार्केट में चलने लगती। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए भाई, निश्चित आएंगे। अगर किसी का दौरा शहर में न हुआ, हाँ, कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं लगा, तो मैं आपके कार्यक्रम में शरीक होऊंगा। इनको भी शंका हुई कि अधीक्षक साहब पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएँ। चले गए सांसद साहब के यहाँ, इसी तरह से विधायक साहब के यहाँ चले गए, जिला पंचायत के यहाँ चले गए, ग्राम प्रधान के यहाँ, बड़े व्यापारी के यहाँ चले गए। सबको भैया इन्होंने विमोचन के लिए बुला लिया। अब जब सब लोग आ गए तो भाई जिले के हस्ती डीएम साहब होते हैं, तो उन्हीं से विमोचन करने की बात आई कि आप ही सर जाइए कर दीजिए विमोचन इनकी पुस्तक का। पुस्तक बाकायदे सजा करके एक टेबल पर रखी हुई थी। डीएम साहब गए, पुस्तक को खोले, देखे। देखने के बाद जो है कुछ बोले नहीं, माइक लगी हुई थी लेकिन कुछ बोले नहीं, चले आए बैठे। तो एसपी साहब ने कहा कि क्या हुआ सर, कुछ बोले नहीं आप? कहन जाइए आप ही विमोचन कर दीजिए। हैं? तो एसपी साहब उठे, उन्होंने पुस्तक को देखा, वो भी आके बैठ गए। फिर सांसद साहब देखे, विधायक साहब देखे, इसी तरह से बारी बारी सबने देखा पुस्तक। उसके बाद भैया पुलिस जो वहाँ लगी थी उसने गिरफ्तार कर लिया लेखक को। अब पत्रकार लोग परेशान कि भाई जिसने महाराणा प्रताप पे पुस्तक लिखी उस कवि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये बात समझ में नहीं आती। अभी वो तो गिरफ्तार हो गए, चले गए जेल, उनका चालान हो गया। क्यों चालान हुआ, क्यों जेल गए, क्यों गिरफ्तार की पुलिस, बताइए। उस आदमी ने महाराणा प्रताप पे पुस्तक लिख दी और उसको जेल भेज दिया गया। पत्रकार साहब पहुँचे एक दिन डीएम साहब के यहाँ, उन्होंने कहा कि ये बताइए डीएम साहब, जिस आदमी ने महाराणा प्रताप पे पुस्तक लिखी उसको जेल में डाल दिया गया, ये बात समझ में नहीं आती। तो उन्होंने कहा इसका जवाब देखिए आपको एसपी साहब दे पाएंगे। भाई एक सभ्य मर्यादित लोग होते हैं ये लोग, पदाधिकारी लोग, ये लोग किसी के विषय में किसी छवि को ख़राब करने की बात नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा इसका जवाब आपको एसपी साहब देंगे, आप चले जाइए उनके पास। पत्रकार महोदय पहुँचे एसपी साहब के यहाँ, उन्होंने कहा कि सर ये बताइए, जिस कवि ने
महाराणा प्रताप पर इतनी बड़ी पुस्तक लिखी, आपने उसको जेल में डाल दिया। कहीं इसका उत्तर देखिए हम दे नहीं पाएंगे। आप चले जाइए सांसद साहब के यहाँ, विधायक साहब के यहाँ गए, सबके यहाँ पत्रकार महोदय गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया। आखिरी में जिला पंचायत साहब के यहाँ गए तो जिला पंचायत साहब कहें कि जानना चाहते हैं कि उस बेवकूफ़ को, लेखक को क्यों जेल में डाला गया। कह रहे सर आप बेवकूफ़ वगैरह ये सब कह रहे हैं, कभी कोई बताइए जिसने महाराणा प्रताप पे पुस्तक लिख दी आप उसको बेवकूफ़ कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जाइए आप भी बेवकूफ़ है कहेंगे। पत्रकार साहब बड़ा सकते में आए कि भाई ये माजरा क्या है, कुछ समझ। कहा देखिए वो पुस्तक पढ़ी है ना, उसको उठा के ले आइए। ले आए उसको, जब उठा ले आओ तो अपने नौकर से उन्होंने कहा उठा के ले आया। माल झाड़ा वाड़ा सब गर्दा वर्दा उस पर पड़ा हुआ था। कहन बैठिए कुर्सी पे, लीजिए इसको पढ़िए। पहला पन्ना खोला पत्रकार ने लिखा था शीर्षक महाराणा प्रताप, वाह। और खोलिए दूसरा पेज खोला, लेखक फलाने लाल, कवि ने अपना नाम लिखा था। और खोलिए, खोल दिया महाराणा प्रताप घोड़े पर चढ़े। कहें और खोलिए, टगबग टगबग। कहें और खोलिए, टगबग टगबग। कहें अरे खोलते जाइए, पूरा पृष्ठ खोलते जाइए, टगबग 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 टगबग। कई पन्ना हटा, टगबग 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 टगबग। कई पन्ना हटा, टगबग 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 टगबग। क्या एकदम आखिरी पन्ना पलट दिया उसने, टगबग टगबग के सिवा कुछ नहीं था। और अंत में लिखा था महाराणा प्रताप घोड़े पर से उतरे, समाप्त। क्या समझ में आई बात? इसलिए उस बेवकूफ को जेल में डाला गया। आपको क्या लगता है? ऐसे लोग सपने पाल लेते हैं। 2 लाइन की कविता इसने लिखी, अपने आप को कवि मान बैठा। तो भाई इस तरह के बहुत से लोग हैं, आपके रिश्तेदारियों में हैं, डींग फटिंग तो बहुत मारते हैं। आज हम 2500 लाख का ये किए, 15 लाख का वो किए, 5 लाख का वो किए, 5000 वहाँ दान दिए, 500 वहाँ लुटाए, आज हमने ये खरीदा, आज हमने वो खरीदा। किसी का औकात है कुछ खरीदने की? जब तक माँ बाप का सपोर्ट न हो, किसी पैसे वाले का सपोर्ट न हो, पुश्तैनी संपत्ति न हो, किसी का औकात है इस तरह की बात करने की? और ऐसे बहुत से लोग फेंकने वाले हैं। 4-6 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद देखेंगे औकात उनकी वही है जैसा वो पहले थे, केवल जुबान रूप से बहुत महत्वपूर्ण हम हैं ये बताते फिरते हैं। तो ये हमारे समाज में यही हो रहा है। जरा सा जानकारी हुई, पार्टी बनाना शुरू। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, हमारा बेटा तो प्रदेश अध्यक्ष हो गया ना। रिश्तेदारियों में फ़ोन लगा लगा के यही कहते हैं, अरे हमारे वो जो लड़कियां हैं ना वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं इस पार्टी में। अच्छा, भाई मुंह पे तो कह दिया अच्छा, लेकिन उसको ईर्ष्या होती है, इनका लड़का यार प्रदेश अध्यक्ष हो गया, हमारा लड़का अभी पढ़ रहा है, हमारा लड़का अभी किताब की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा, हमारा लड़का चाय बेचने की, हमारा लड़का बाहर जाने की बात कर रहा, इनका लड़का प्रदेश अध्यक्ष हो गया। अच्छा, 4-6 महीना बाद पता चला, 1 साल बाद पता चला, अरे वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया। हटाया गया? क्यों हटाया गया? अरे वो वही नहीं ठीक था, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी समझ में नहीं आ रहा था, उसी को दोष दे दिया। अपने लड़के का दोष तो कोई देगा नहीं। तो बताइए, अब हमारा कहना ये है कि अगर एक मार्केट हो, बाज़ार हो, यानी प्रजापति समाज हो, बाज़ार का मतलब प्रजापति समाज हो, उस प्रजापति समाज यानी उस बाज़ार में अगर आप एक दुकान खोलें, दुकान मान लीजिए फूल की चाट की आपकी हो या जूता बेचने की हो, कुछ भी हो, हम मतलब बता रहे हैं आपको खाली समझने के लिए। आपकी फूल की चाट की दुकान हो और बहुत अच्छी चल रही हो, तो उस मार्केट के जितने भी ग्राहक हैं, चाट खाने वाले, नमकीन खाने वाले, तीखा खाने वाले, मीठा खाने वाले, रस पीने वाले, पानी पूरी खाने वाले, भाई देखिए जुबान पानी आ जा रहा है, आप लोग को भी आ सकता है। तो ये सब दुकान जो है खोल करके और जितने ग्राहक हैं सब उनके यहाँ लग रहे हैं। तो उनको लगा कि मैं अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो उन्होंने 2-4 आदमी रख लिए। अब उनको रख करके अपनी दुकान बढ़िया से चला रहे हैं। एक आदमी को सिम से लालच उत्पन्न हुआ, करे सारा पैसा आ रहा है अपने गले में रख रहे हैं, हमको 400, 500, 200 दे रहे हैं। उसके भी दिमाग में आया कि एक दुकान मैं भी खोलूँगा। अब वो जा करके एक दुकान और खोल लिया उस तरफ। अब इस 500 ग्राहक जो इस दुकान पे आते थे, अब इसमें से कुछ ग्राहक कट करके उस दुकान पे जाएंगे।
ठीक, फिर उस दुकान पर से कुछ लोग टूटेंगे, एक और दुकान खोलेंगे, तब भी इसी 500 लोगों में से जाकर के उसमें दुकान खोलेंगे, फिर उसी 500 में से कट करके उस दुकान पे जाएंगे। यानी कि हमारे प्रजापति समाज का चाहे विधानसभा स्तर पे 100% समझिए, चाहे लोकसभा स्तर पे आप 100% समझिए, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश पे 100% समझिए वोट बैंक, चाहे पूरे भारत स्तर पे 100% वोट बैंक समझिए। अब इस 100% वोट बैंक में अगर 12 दुकानदार इस 100 ग्राहक पर 100% वोटर्स पर अगर ये 12 राजनीतिक पार्टियां अगर लपट जाएंगी तो बताइए कितना कितना प्रतिशत सबके हिस्से वोट पड़ेगा। यानी 100 गुणे भागे 12 कितना आएगा, 12 अट्ठे 96, यानी 8% सबके जिम्मे आएगा। चलिए कोई अपने आप को बहुत दमदार मान रहा होगा, उसके जिम्मे 15% जाएगा, लेकिन कम तो जाएगा ना। जहां एक ही राजनीतिक पार्टी समाज की होने के बावजूद उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, जैसे निषाद समाज में केवल एक पार्टी है, निषाद पार्टी। यादव समाज में सिर्फ एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी। हरिजन समाज में सिर्फ एक पार्टी थी, बसपा। आज कुछ लोग और भी तरह तरह के संगठन बनाकर बसपा को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जब ये एक होने के बावजूद जब इनका 100% समाज उसमें एकजुट नहीं है, 2% 10% छटके रहते हैं अपवाद के रूप में, तो भैया आपका 100% समाज और उसके जो भागीदार वाले हैं, यानी कि उसी से उसका वोट छीनने वाले 12-15 लोग हैं, तो कैसे इस समाज का विकास होगा? बताने का कष्ट कीजिए आप लोग, अपना विचार लगाइए। कुल मिलाकर के ये आपका हित यदि चाहते तो स्वयं से समझौता करते, अपने आप को दूसरे नंबर पर कहीं भी रख सकते थे और पूरा समाज खड़ा हो जाता। लेकिन सब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम ही रहेंगे, तो भैया रहो, कौन रोकता है? अब तुमने महाराणा प्रताप पे वो पुस्तक तो लिख दी, बीच में क्या है, सब टकबक है, बाद में उतर जाना और बोल देना समाप्त, सतीश चंद्र फौजी की तरह। फिर जाना, फिर एक पुस्तक लिखना, दूसरा लिखना, समझदार, उस उपन्यास का नाम, उस किताब का नाम समझदार लिखना। भैया तुम तो इतने दिन तक जो उसकी जिंदाबाद किए, तुमको वो समझा रहे, तब तुमको नहीं समझ में आया, तुम इतनी मानसिक कमजोरी लेकर के पैदा हुए हो। फिर बाद में तुमको समझ में आया, अरे यार ये तो किराए का घर है। यही बात जब सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी गांव-गांव बता रही थी, आपको बता रही थी, सबको बता रही थी, तब आपका दिमाग कहाँ था? आप सोशल मीडिया के इतने बड़े जानकार बनते हैं, तब सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता नहीं चला? मानता हूं कि सफर किसका कब से शुरू होता है, किसी को 10 साल बाद पता चलता है, किसी को 6 साल बाद पता चलता है। लेकिन क्या वो जो 6 साल जिसने इसमें अपना समय दे दिया है, आज नया मिलकर के आप उससे सवाल खड़ा करेंगे, आप उसके बदले में पुनः एक और दुकान खोलेंगे, तो क्या करेगा कोई? स्वतंत्र है सभी लोग, और भी राजनीतिक पार्टियां बनाइए, इसी समाज के टुकड़े करिए, शर्म तो है नहीं। मैं तो जलील करने के लिए बोलता हूं, लेकिन इतना बेशर्म समाज है कि ये शर्मिंदा भी नहीं है। और डींग फटिंग इतनी जितने भी ग्रुप बनते हैं उसमें एक एक IAS PCS रैंक के लोग जुड़े हुए हैं, शब्दों का चयन नहीं है। बस होना चाहिए, करना चाहिए, अपना भी झंडा होना चाहिए, मूर्ख होना तो चाहिए। बनाएगा कौन? चलो तुमने बना लिया, अब बताओ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बांटने कौन जाएगा? तुम तो जाओगे नहीं, क्योंकि तुम भी जाओगे तुमको भी आर्थिक धन चाहिए। अब पिताजी ने 600 700 करोड़ 300 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए या 5 करोड़ तो तुमको देंगे नहीं कि तुम लेकर जाओ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बांटो, फैलाओ, जियो, खाओ। समाज के 1 रुपए 10 से लेकर के 100 रुपए 1000 रुपए जो जिसकी क्षमता है वो देता है अगर आपको, और 10 लोग वहीं कुत्ते की तरह अगर आपको भाव भाव करने लगे कि तुम रोटी का टुकड़ा लेके इस घर से जा रहे हो, तो आप बताइए कहाँ तक भागते फिरेंगे? ये बात नहीं समझ में आती हमारे समाज को। नंबर 1 पे बने हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, बाढ़ में जाए, अरे वो बनाए हैं, वो कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे? हम रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अहमियत बहुत बड़ी होती है। सहूर भले ना हो, गुण भले ना हो, लेकिन रहेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष।
भैया बने रहो, पुस्तक लिखो, समझ लो जेल में जाओगे। जेल का मतलब क्या है? जैसे देखिए 4 साल 6 साल ये भारतीय समता समाज पार्टी चलाए ना फौजी साहब, अब जेल में, अब चले गए जेल में, अब फिर से शुरुआत करेंगे। इन्हीं ओलंपिक रेसर अगर दौड़ना शुरू करे तो 1 मिनट के 100वें हिस्से में, 1000वें हिस्से में उसका फैसला होता है कि वो ओलंपिक चैंपियन बन गया। और वही ओलंपिक चैंपियन आधा रेस तय करने के बाद नहीं फिर से होगा, तब तक तो दूसरा बाजी मार चुका होगा ना। ये नहीं समझ में आती बात। अब जिस घर में सर्वश्रेष्ठ दल जाकर के अपना झंडा थमाया, अब तुम जाओ भैया कहो कि वो तो चोर थे, वो तो लुटेरे थे, वो तो तुमको भेज दिए ले जाकर समाजवादी पार्टी में। घर वहीं है इनका, ये अपने घर पे पड़े हुए हैं और सर्वश्रेष्ठ दल ले जाकर के समाजवादी पार्टी में भेज दिया। वाह, आप भी भेज डालो, आप क्या करोगे? सब कुछ समझता है समाज, लेकिन दोस्ती निभाने के चक्कर में, सम्मान करने के चक्कर में, सभ्यता और संस्कृति निभाने के चक्कर में लोगों का गुलाम बन चुका है। दिमाग खुद का है नहीं। अगर दिमाग होता तो सिद्धांत पे काम करता और सही लोगों को परखता और सही लोगों के साथ चलता। कुछ तो ऐसे भी मूर्ख हैं, हमारे भी इधर पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, उधर उनके भी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, यानी मेरी भी पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी भी थपथपा रहे हैं, उनकी भी थपथपा रहे हैं। ये है समाज अपना। कट्टरता जब तक नहीं होगी समाज के अंदर, जब तक लोगों को पटकने की क्षमता नहीं होगी, सही उत्तर देने की क्षमता नहीं होगी, वो समाज कामयाब नहीं हो सकता। धन्यवाद। समझिएगा और कमेंट बढ़िया कीजिएगा। खूब खराब खराब मेरे बारे में लिखना होगा लिखिएगा, या जो समाज को छिन्न भिन्न कर रहे हैं उनके बारे में लिखिएगा। वीडियो लाइक करिए, डिसलाइक करिए, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। जय सर्वश्रेष्ठ, जय समाज।